अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान वन शॉट एफ। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मेरे पार्ट के लिए वेट कर रहे होंगे। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया था। जब विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया था उसने अपनी बॉडी पार्ट को देखा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लव बाइट्स थे। वो दुख तो नहीं रहते लेकिन विंग को शर्म बहुत ज़्यादा आ रहा था। अपने आप को मिरर में निहारते हुए विंग ने ब्लश किया। उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई थी और कैसे उसने उसे मार्क किया सब कुछ। जब उसने अपना अल्फ़ा बाइट अपने नेक के पास देखा, उसके अल्फ़ा ने उसे मार्क किया है और उसे अपना ओमेगा क्लेम किया है। ये समझकर ही विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, खुशी फील हो रही थी और वो ब्लश भी कर रहा था और उसे साई फील हो रही थी। विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपनी इनर रोब्स पहनता है और अपनी बालों को पोंछते हुए वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसने लान वांग जी को देखा जो कि ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था टेबल पर। विंग आ जाता है। वांग जी उसे देखते हुए कहा, विंग चलो ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। उसके बाद विंग वहाँ पर आकर बैठता है। वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए उसकी बालों को अच्छे से सहलाया। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें फ्रेश फील हो रहा है विंग या फिर? तभी विंग ने उसकी माउथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा है। मुझे खुशी फील हो रहा है कि हम दोनों साथ में हैं और हमेशा साथ रहेंगे, है ना लानजान? वांग जी ने विंग की गालों को सहलाते हुए कहा, हाँ विंग। उसके बाद वो दोनों एक मॉर्निंग किस करते हैं। मॉर्निंग किस के बाद वांग जी और विंग दोनों ही फ्रेश फील कर रहे थे। उसके बाद विंग वांग जी की हाथों का बनाया हुआ खानों को देखने लगता है जहाँ पर बहुत सारे ब्रेकफास्ट वांग जी ने रेडी किया था। सूप, विंग के लिए चिकन सूप उसने रेडी किया था जो कि विंग को खास करके बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने सोडा बनाया था ताकि विंग को थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा सा एनर्जी फील हो। विंग ने कहा, सोडवा तुमने मेरे लिए बनाया है? वांग जी ने कहा, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है मैंने और मुझे पता है कि तुम इसे बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और खाओ पियोगे भी। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। विंग ने ट्राई किया, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वांग जी खाना बनाने में बिल्कुल परफेक्ट है। विंग ने कहा, ये तो मेरे खाने से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। वांग जी ने कहा, हाँ विंग बट तुम्हारा खाना का कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ जितना कि तुम खाना बना सकते हो। विंग ने कहा, नहीं लानजान, सच कहो तो मुझे तुम्हारा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी ने स्माइल किया। विंग ने खाना ख़त्म किया और वो वांग जी के रब से अपने मुंह को पोंछने लगा। ये देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था बट उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद विंग फुल रेडी होता है। उसने अपने सारे रोब्स पहन लिए थे और अपने बालों को बना लिया था जहाँ पर वांग जी ने भी वैसा ही किया था। इधर विंग तालाब के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ पर आता है अपनी तलवार को हाथ में लेकर और वो विंग के पास बैठता है। विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है आखिरी टुकड़ा कहाँ होगा? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता विंग, मुझे घबराहट सी हो रही है कि मुझे आखिरी टुकड़ा मिलेगा कि नहीं। विंग ने कहा, ज़रूर मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। विंग ने कहा, हाँ मुझे लगता है कि हमें अब इलिंग जाना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, इलिंग जाना पड़ेगा? विंग ने कहा, हाँ मुझे लगता है कि वो आखिरी टुकड़ा इलिंग में ही होगा क्योंकि जो इलिंग पे ट्रैक थे वो तो इलिंग में रहते थे ना, तो हो सकता है कि उनका आखिरी टुकड़ा भी इलिंग में ही होगा। वांग जी ने कहा, तुम्हें ऐसा कैसा लगता है विंग? विंग ने कहा, बट वो बहुत खतरनाक जगह है। वांग जी ने कहा, खतरनाक जगह? विंग ने कहा, मैं इलिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ और मुझे इलिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। वांग जी ने कहा, क्या तुम पहले भी वहाँ पर जा चुके हो? विंग ने कहा, नहीं मैं पहले वहाँ पर कभी नहीं गया। ये सुनकर वांग जी ने एक चैन की सांस लिया। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, वहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें हैं, वहाँ पर आत्माएं रहती हैं, वो आत्माओं के कब्रिस्तान की जगह है, वहाँ पर बहुत बुरी शक्ति रहती हैं और वो अगर तुम्हें देखेगी, क्योंकि तुम एक अच्छी शक्ति हो, तुम एक देवता हो, इसीलिए शायद वो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है, बट वो हमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि हम मॉन्स्टर्स हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर हम क्या करें विंग? विंग ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इलिंग पर चलना चाहिए, वो आखिरी टुकड़ा इलिंग में ही होगा। वांग जी ने कहा, तो हम कब निकल रहे हैं? विंग ने कहा, जब तुम चाहो। वांग जी ने कहा, क्यों ना आज हम निकल जाए लंच के बाद? विंग ने कहा, ठीक है, तो मैं लंच की तैयारी करता हूँ।
वांग जी ने कहा ठीक है विंग। विंग उठकर चला गया लंच की तैयारी करने के लिए और वांग जी उसके पीछे पीछे गया विंग की हेल्प करने में। वो किचन के अंदर आ गया जहाँ पर विंग लकड़ियाँ को लेकर आ रहा था आग जलाने के लिए। वांग जी आग जलाने में उसकी हेल्प करता है और वो लकड़ियाँ को लेकर आता है। जहाँ पर विंग सब्जी काट रहा था वांग जी उसकी सब्जी काटने में और धोने में हेल्प करता है। विंग चूल्हे के ऊपर अपनी पतीले को चढ़ाता है, वांग जी वहाँ पर तेल डालता है। उसके बाद विंग सब्जियाँ डालता है। थोड़ी देर बाद वांग जी के दिमाग में कुछ खुराफात आइडियाज़ आते हैं और वो विंग को तंग करने लगता है। वो विंग को हल्दी उसकी नोज़ पर लगा रहा था और उसकी आटा उसकी बालों पर, ताकि विंग दिखने में फ़नी लगे और वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। विंग ने कहा, ओ लानजान, मुझे तंग मत करो, खाना खाने में अभी टाइम भी नहीं है, अभी लंच का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और हमें बहुत तेज़ भूख लग जाएगी। बट वांग जी को तो उसे तंग करना था। वांग जी उसे पीछे से हग कर लेता है और उसकी नोज़ की जो उसका नोज़ था उसके नोज़ को लेकर वो उसके नेक के ऊपर रब करते हुए कहा, विंग, अगर मैं इस वक्त कुछ और करूँ तो फिर तुम क्या फ़ील करोगे? विंग ने गर्म सांसें, वांग जी की जो गर्म सांसें थी वो अपने नेक के ऊपर फील किया। उसने कहा, लानजान, देखो ऐसा करना बंद करो, मैं खाना बना रहा हूँ ना, मुझे खाना बनाने दो। वांग जी ने कहा, बट विंग, मुझे भी तो कुछ बनाने का मन कर रहा है और कुछ और करने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? विंग ने कहा, जाकर तुम तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो चुके हो। वांग जी ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। जब रात को मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था और तुम्हें हग करके सो रहा था तब मुझे एक अलग से एनर्जी मिल रही थी। मुझे लगता है कि हमें वही फिर से करना चाहिए। विंग ने उसे दूर हटते हुए कहा, लानजान, अगर तुम फिर से वही कुछ करोगे और मेरी कमर में पेन हो जाएगा और फिर हम कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, वो भी चल कर। बट वांग जी तो कुछ सुनने के मूड में था ही नहीं। उसने कहा, विंग प्लीज़ ना। वो विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और फिर उसके फेस को पकड़ लेता है। विंग कुछ और कहता है उससे पहले ही वांग जी ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग उससे धक्का देता है बट वांग जी उससे दूर नहीं हट रहा था। वो उससे किस किए जा रहा था, वो उसके लिप्स को सक कर रहा था बहुत हंग्रीली। और विंग धीरे धीरे करके अपना कोशिश छोड़ देता है। वो वांग जी को हग करता है और फिर अपनी लिप्स को मूव करने लगता है और फिर वो उसे किस बैक करने लगता है और इस दौरान उन दोनों की रोमांस स्टार्ट हो जाती है। सीन कट होती है। पूरा किचन तहस नहस हो चुका था जहाँ पर विंग और वांग जी की बहुत नौटीली साउंड आ रही थी। इधर वो टेबल के ऊपर एक खरगोश बैठा हुआ था जो उन दोनों को देखकर वहाँ से कूदकर भाग जाता है। सीन कट होता है। इधर वो दोनों लंच कंप्लीट कर रहे थे जहाँ पर विंग के कमर में पेन था। वांग जी उसे हील भी करता है। उसके बाद विंग एक पेन किलर लेता है ताकि वो अपनी पेन को छिपा सके। वो धीरे धीरे करके उठ रहा था बट वो चल नहीं पा रहा था। वांग जी उसे हेल्प करता है। उसके बाद विंग फिर से फ्रेश होता है क्योंकि विंग को बहुत मैसी फील हो रहा था। सीन कट होता है। लंच के बाद वो लोग निकल गए थे ईलिंग के लिए। रास्ते में जाते वक्त वो लोग एक बाज़ार से गुज़रते हैं जहाँ पर विंग और वांग जी बाज़ार में बहुत कुछ देखते हैं। वहाँ पर बहुत कुछ बिक रहा था जहाँ पर लोटस सीड भी बिक रहे थे। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग बार बार लोटस सीड को देख रहा है। वांग जी लोटस सीड जो कि जहाँ पर बिक रहा था वहाँ पर जाता है और कुछ ख़रीद लेता है। विंग ने कहा, ये तुमने क्या किया? पैसे बचाना चाहिए, पता नहीं हम और कितना दूर जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग सकती है क्योंकि ईलिंग यहाँ से बहुत दूर है, समझी? वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, ये लो, ये तुम्हारे लिए। विंग ने ले लिया। उसके बाद विंग खाते खाते जा रहा था। उसने वांग जी को दिया बट वांग जी ने मना कर दिया क्योंकि उसे नहीं खाना था। विंग ने फिर से उसे कहा, लानजान, तुमने ख़रीदा और तुम नहीं खाओगे? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा हिस्सा भी मैं खा लूँगा। वांग जी ने स्माइल किया और विंग के हाथ से वो छीन लिया और फिर खाने लग गया। विंग ने कहा, मैंने पूरा लेने के लिए नहीं कहा था। वो पीछे पीछे जाने लगा वांग जी के। वांग जी जो कि आगे आगे जा रहा था। कोई वांग जी और विंग का फॉलो कर रहा था। जहाँ पर हमें एक परछाई दिखाई देती है जो कि उन दोनों का फॉलो कर रहा था। विंग और वांग जी धीरे धीरे करके सब कुछ पार करके, जंगल पार करके, धीरे धीरे करके एक नदी किनारे पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक चीज़ दिखाई देती है जो कि नदी के अंदर हिल रही थी। बट वो दोनों उसे इग्नोर करते हैं और वहाँ पानी के पास जाकर अपनी फेस को क्लीन करने लगते हैं और पानी पीने लगते हैं क्योंकि वो लोग बहुत दूर से आए थे। जंगल को पार करके वो लोग पूरा थक चुके थे और शाम भी हो चुकी थी। शायद अब रात आने वाली है।
विंग कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल के अंदर गया था और वांग जी वहीं पर ही पत्तों को इकट्ठा कर रहा था और जगह को साफ़ कर रहा था, क्योंकि वो लोग अभी वहाँ पर बैठने वाले थे, क्योंकि रात होने वाली थी। वो लोग और आगे नहीं जाएंगे, नदी किनारे बैठकर वो लोग थोड़ा आराम कर लेंगे और कल सुबह फिर से वो लोग निकलेंगे। थोड़ी देर बाद वांग जी कुछ मछली पकड़ने के लिए पानी के पास जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हिल रहा था और वांग जी को लगा शायद वहाँ पर मछली है। अगर वो विंग के लिए मछली पकड़ेगा तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि विंग को मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके जली हुई। इधर जो वांग जी था वो धीरे धीरे करके पानी की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी। उसे लगा शायद बड़ी बड़ी मछली किनारे में आ चुकी है, वांग जी उसे पकड़ सकता है अपनी हाथों से। वांग जी अपनी तलवार को एक पत्थर के साइड में रखता है और अपनी रोप्स को थोड़ा सा हाथ के ऊपर उठाता है और फिर वो मछली पकड़ने के लिए पानी में धीरे धीरे करके उतरने लगता है। लेकिन वहाँ पर कोई भी मछली नहीं थी। वांग जी पूरा ही हैरान था। उसने कहा अगर यहाँ पर मछली नहीं है तो पानी इतना क्यों हिल रहा था। वो धीरे धीरे करके अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक भी मछली नहीं थी। अचानक उसे एक जगह पर कुछ काले रंग की हिलती हुई दिखती है। उसने कहा लगता है ये कोई मछली होगी। और फिर वांग जी उस मछली को पकड़ने के लिए थोड़ा सा आगे जाता है, जहाँ पर वो देखने लगता है और चांद की रोशनी धीरे धीरे करके निकल रही थी और निखर रही थी और नीचे गिर रही थी और पानी चमक रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मछली है या फिर कुछ और है, लेकिन फिर भी वो आगे की तरफ जा रहा था। बट वांग जी नोटिस करता है वो जितना ही आगे की तरफ जा रहा है वो मछली उतना ही दूर जा रही है। ये क्या हो रहा है। वांग जी रुक जाता है और मछली भी वहीं पर ही अपनी जगह पर स्थिर थी। इसे देखकर वांग जी ने कहा शायद ये मेरा वहम होगा, मछली वहीं पर ही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मछली कहीं भाग रहा है, क्योंकि वो पानी के अंदर है और हिलते हुए पानी में ऐसा लग रहा है जैसे कि मछली कहीं जा रही है। वांग जी फिर से आगे की तरफ जाने लगता है मछली को पकड़ने में, लेकिन इस बार भी वैसा ही हो रहा था। और ऐसे आते आते वांग जी बिल्कुल समंदर के बीच में ही आ जाता है, नदी के बीच में ही आ जाता है और नदी का पानी उसकी कमर से होकर सीधा उसकी चेस्ट के पास ही अब आने लगता है। वांग जी ने कहा ये मैं कहाँ आ गया। वांग जी का भ्रम टूट गया। उसने कहा इतना गहरा क्यों लग रहा है, क्या मैं पानी के बहुत अंदर आ गया। वांग जी ने अपने आसपास देखा, वो किनारे से बहुत दूर था। वांग जी ने कहा ये क्या हो गया, मैं तो किनारे में था मछली पकड़ने में और मैं यहाँ पर। वांग जी फिर से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ता है। अचानक पीछे मुड़ने की वजह से पानी हलचल में आती है और पानी हिलने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। वांग जी को घबराहट से हो रही थी। वांग जी ने कहा ये क्या हो रहा है, पानी इतनी ज़ोर से क्यों हिल रही है, जैसे कि पानी के अंदर कोई खतरनाक चीज़ हो। वांग जी इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद पानी गोल गोल घूमने लगती है, जैसे कि वो वांग जी को अपने अंदर समा लेगा। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी को तैरना आता है। वांग जी तैरकर अब किनारे के साइड में जा रहा था, लेकिन अचानक कोई काले सी चीज़ वांग जी के सामने आ गया और वो छलांग लगाता है। वो पूरा ही वांग जी के ऊपर से छलांग लगा कर साइड में गिरता है। वो बहुत बड़ा एक जीव था। ये क्या चीज़ है, वांग जी को समझ में नहीं आता है। वो वांग जी के ऊपर अचानक हमला कर देता है। ना ही वांग जी के पास तलवार था। वांग जी अब तैर कर वहाँ से बाहर आना चाहता है, क्योंकि वांग जी अपनी पावर को भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर वांग जी की कोई पावर यूज़ वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी पावर कम हो गई थी और ऊपर से वो पानी में भी है। वांग जी अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। अचानक वो दानव उसके सामने आता है। वो एक जल दानव था। उसे देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो ना ही एक सांप था और ना ही एक ड्रैगन था और ना ही एक मछली था। उसकी पूंछ बिल्कुल मछली की तरह था, उसका मुंह ड्रैगन की तरह और उसका शरीर पूरा ही सांप की तरह था। वांग जी को समझ में नहीं आया कि ये असल में है क्या चीज़, लेकिन वो एक जल दानव था। उसे देखकर वांग जी की हवा टाइट हो गई। उसने कहा ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर एक जल दानव है। मेरी तलवार मेरे पास नहीं है, मैं इससे कैसे लड़ूँ। थोड़ी देर बाद वो जल दानव अचानक वांग जी के ऊपर हमला कर देता है। वो वांग जी को काटने वाला था, वांग जी को निगलने वाला था, मतलब वांग जी को पकड़ने वाला था। अचानक कोई लाल सी रोशनी आकर उस दानव के फेस पर लगता है, जिससे वो दानव धड़ाम से नीचे पानी में गिर जाता है। उसे देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था और जल्दी से आकर किनारे में अपनी तलवार को उठा लेता है और तलवार को खोल देता है, बिल्कुल शांत। थोड़ी देर बाद पीछे से एक आवाज़ आती है, लान शान तुम ठीक तो हो ना। वो विंग था जिसने वांग जी को बचाया। विंग भागकर वांग जी के पास आ गया। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानजान तुम ठीक तो हो ना, मैं कुछ हुआ तो नहीं है ना। लान वांग जी ने कहा, नहीं विंग, शुक्रिया, तुम समय पर आ गए, नहीं तो ये दाना मुझे खा जाता। मेरा कोई भी पावर मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ।
विंग ने कहा, इसलिए क्योंकि तुम काफ़ी टाइम तक हमारे मॉन्स्टर वर्ल्ड में हो, इसीलिए तुम अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे हो वांग जी। वांग जी ने कहा, मेरी पावर बिल्कुल कम हो चुकी है और कोई भी पावर मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ सिवाय मेरी तलवार के। उन दोनों ने पानी की तरफ देखा। पानी बिल्कुल शांत था। विंग ने कहा, ये जल दानव अचानक तुम्हारे पर हमला क्यों कर दिया? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता विंग, बट मुझे लगा वो कोई मछली होगी। मैं उसे पकड़ने के लिए गया तुम्हारे लिए, बट वो लुढ़कते हुए जा रही थी और मैं भी धुन होकर उसके पीछे पीछे चला गया। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मैं नदी के बीचों बीच में हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जल दानव मेरे ऊपर हमला करने वाला था और तुमने मुझे बचा लिया विंग, शुक्रिया। विंग ने कहा, और कितना शुक्रिया बोलोगे? ये जल दानव कहाँ गायब हो गया? वो भाग गया। उसके बाद वो दोनों ही पानी की तरफ देखने लगे, बट पानी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। ये देखकर विंग ने कहा, लगता है वो जल दानव भाग गया होगा। क्या कहते हो लानजान? वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो जल दानव शायद भाग गया होगा। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है विंग, हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। चलो विंग यहाँ से। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए पीछे मुड़ता है। अचानक फिर से पानी हिलने लगती है और पानी से वही जलदानव बाहर आता है और जलदानव बाहर आकर सीधा विंग के ऊपर हमला करता है, जहाँ पर विंग दूर जाकर गिरता है और वांग जी अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर हमला करता है, जिससे जलदानव थोड़ा सा दूर होता है। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? वो विंग को उठा लेता है। विंग ने कहा, हाँ लानजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है। विंग उठ जाता है। उसने कहा, ये तो वही जलदानव है जो हज़ारों साल से इस नदी में कैद है और इसे इलिंग पेट्रियस ने कैद किया था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, इलिंग पेट्रियस ने कैद किया था, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, इसके शरीर ना ही मछली का है, ना ही सांप का और ना ही ड्रैगन का। दरअसल ये रूप बदल सकता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? फिर विंग ने कहा, ये तो माया नदी है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये इसका नदी है वांग जी। ये तुम्हें भ्रमित करके कुछ भी कर सकता है। तभी अचानक वो जल दानव ऊपर आ गया और एक खूबसूरत लड़की में बदल गया और बदलने के बाद वो किनारे के ऊपर आ गई। उसने लाल कलर के एक छोटे से ड्रेस पहना हुआ था, जिससे उसका एक पैर दिखाई दे रहा था और उसकी आधा चेस्ट रिवील था। उसका फेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गया था जो धीरे धीरे करके वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम एक खूबसूरत इंसान खुद मेरे पास आए हो। विंग ने कहा, दूर रहो। धीरे धीरे करके वांग जी की आंखें नम होने लगी। वह वांग जी को पूरी तरीके से अपने बस में लेने लगा। विंग ने कहा, दूर रहो उससे। वो लड़की धीरे धीरे करके वांग जी की तरफ बढ़ने लगी और वांग जी की आंखें नम होने लगा। वो वांग जी को पूरी तरीके से अपने बस में कर लिया था। उसने वांग जी से कहा, तुम किसके हो? वांग जी ना चाहते हुए उसे कहने लगा, मैं तुम्हारा हूँ। ये सुनकर विंग पूरा ही हैरान था। विंग समझ गया था कि उसने वांग जी को अपने बस में कर लिया है। उसने वांग जी को अपने पास बुलाया। विंग ने कहा, तुम उसके साथ मत जाओ। अचानक उस लड़की ने विंग के ऊपर वार किया और विंग को बहुत जोर की चोट पहुंची। विंग नीचे घुटना टेक कर गिर गया। वांग जी धीरे धीरे करके उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की पीछे की तरफ जाने लगी और पानी के अंदर जाने लगी। विंग ने वांग जी की रोप्स को पकड़ते हुए कहा, लानजान मत जाओ, ये एक छलावा है, वो तुम्हें पानी के अंदर लेकर जाएगा। विंग के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उस लड़की ने विंग के ऊपर बहुत बुरी तरीके से वार किया था। उसने फिर से विंग के ऊपर वार किया, जिससे विंग नीचे गिर गया। धीरे धीरे करके वांग जी उसकी तरफ बढ़ने लगा। विंग ने कहा, उसका चोटी जो कि था वो बहुत लंबा था और वो हिल रहा था। विंग ने कहा, अगर इसकी चोटी काट देंगे तो फिर शायद ये जलदानव शांत हो जाए या फिर कहीं चला जाए या फिर भस्म हो जाए। अचानक उस लड़की ने कहा, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ। वांग जी ने उसको देखते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम्हारे साथ। ये बोलकर वो धीरे धीरे करके नदी की तरफ बढ़ने लगता है। विंग उसे रोकते हुए कहा, लानजान होश में आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता भी है? लानजान प्लीज़ उसके साथ मत जाओ। विंग उठ भी नहीं पा रहा था। लान वांग जी धीरे धीरे करके पानी के अंदर जाने लगता है। अचानक विंग उठ जाता है और उठने के बाद अपने तालिस्मान का यूज़ करके बहुत मुश्किल से वो लान वांग जी की पीठ पर मारता है, जिससे लान वांग जी को होश आ जाता है। विंग ने तुरंत कहा, लान वांग जी उसका चोटी काट दो। ये सुनकर वांग जी उसकी चोटी को पकड़ लेता है, जिससे वो लड़के चिल्लाते हुए एक सांप में बदल जाता है। बट उसका चोटी वांग जी के हाथ में था और उसने उसे काट दिया था। धीरे धीरे करके वो चोटी गायब हो जाता है और फिर वहाँ से नीली रंग की रिसानी
नीली रंग की रोशनी निकलने लगती है, जहाँ से वांग जी दौड़कर विंग के पास आता है। उसने विंग को उठाते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? ये मुझे क्या हो गया था? विंग ने कहा, उस जल दानव ने तुम्हें अपने बस में कर लिया था और तुम्हें मारने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा था। वांग जी विंग को खड़ा करता है। उसके बाद वो नीली कलर की रोशनी वहाँ से बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो आसमान में उड़ जाता है और फिर गायब हो जाता है। विंग ने कहा, उसे मुक्ति मिल गई। वांग जी ने कहा, मुक्ति? विंग ने कहा, हाँ मुक्ति, उसे मुक्ति मिल गई है। वांग जी ने कहा, अगर उसे मुक्ति मिल गई तो हमें इन लोहा क्यों नहीं मिला? विंग ने कहा, क्योंकि इसके पास इन लोहा नहीं है लानजान। वांग जी ने कहा, इसके पास इन लोहा नहीं है, आखिर इलिंग पेट्रियक ने उस इन लोहा को कहाँ छुपाया है? विंग ने कहा, इसका जवाब में इलिंग पेट्रियक के घर में इलिंग में ही मिल सकता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, हम इलिंग जाएंगे, तुम पहले मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे लेकर पेड़ के पास आता है, जहाँ पर वो विंग को बिठा देता है और फिर सारी लकड़ियों को इकट्ठा करता है और आग जलाता है। उसने विंग से पूछा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ लानजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे घबराहट सी हो रही थी कि वो लड़की तुम्हें वहाँ से लेकर जा रही थी। मुझे डर सा लगा कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा, बट धीरे धीरे करके मैं उठा और फिर तुम्हें तालिस्मान से मारा और तुम्हें होश आ गया और फिर आखिरकार तुमने उसकी चोटी काट दिया। वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची। विंग ने कहा, नहीं लानजान, अच्छा हुआ कि मैं ऐन वक्त पर उठ गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वांग जी ने आग जलाया और विंग की गालों को सेकते हुए कहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा, रुको। वांग जी उसे हील करने लगता है। विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं लानजान, बस इतनी ही शक्ति तुम्हारे अंदर बची है और अगर तुम सारे मुझे ही दे दोगे और मेरे ऊपर लगा दोगे तो फिर तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा, मेरे लिए तुमसे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है विंग, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जब तक तुम ठीक नहीं होंगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। विंग ने कहा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा लानजान, तुम चिंता मत करो। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हें हील करूँगा और ठीक करूँगा, प्लीज़ मुझे मत रोको। विंग की आंखों से आंसू बह गए। वांग जी उसे हील करने लगता है और विंग उसे फील कर पा रहा था और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो वांग जी को देखने भी लगता है और कभी कभी अपनी आंखें बंद करता है। विंग ने कहा, लानजान, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो? मुझे गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, गाना? विंग ने कहा, हाँ एक गाना, एक बहुत प्यारा सा गाना, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए गाओगे? प्लीज़ गाओ ना लानजान। लान वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। लान वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सारी यादें जो विंग के साथ जुड़ी हुई थी वो उसके सामने आने लगता है और फिर वो विंग के लिए एक प्यारा सा गाना गाता है।